स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम का जो हिंदी ए सब्जेक्ट होता है, एमआईएल सब्जेक्ट है, जो कि आपका यूनिट 2 में से जो आपका क विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आदिकाल एवं मध्यकाल का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है और जल्दी ही हम इस यूनिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जो है डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसी वेब सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो, और मेरा यूजर नेम आपके सामने है। बात करें सिलेबस की, तो इसमें जो यूनिट 2 है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमें आदिकाल और मध्यकाल का सामान्य परिचय पढ़ना है। और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें आधुनिक काल का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है। तो ये टोटल हमें यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करेंगे। साहित्य में हमेशा एक जैसी प्रवृत्तियां नहीं रहती और परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदल जाती हैं। ठीक है, जो साहित्य होता है उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसी ही प्रवृत्ति रहती हो। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती है उसकी प्रवृत्ति भी बदलती है साहित्य की। और अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके किया जाता है। ठीक है, कि किस समय वहां की परिस्थिति कैसी थी समय, ठीक है, और किस समय कैसी थी, इसी के आधार पर हम इसको विभाजित करके साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं। और इसी को हम फिर काल विभाजन कहते हैं, यानी कि जो समय की परिस्थितियां और उसकी जो समय की प्रवृत्तियां हैं उसके आधार पर जब उसका हम बंटवारा कर देते हैं तो ये काल विभाजन कहलाता है। काल विभाजन का अगर हम यहाँ पे देखें तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रमाणिक और व्यवस्थित इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक है और जो व्यवस्थित है, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको विभाजन मतलब करके हमारे सामने पेश किया है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। ठीक है, जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल ने उसे 4 भागों में बांटा है। जिसमें पहला काल जो है वो है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का जो इन्होंने टाइम बताया है वो बताया है संवत 1050 से 1375, या फिर अगर हम ईसवी में इसका टाइम देखें, आपको अगर ये वाला समझ नहीं आया तो ईसवी में अगर हम देखें तो वीर गाथा काल इन्होंने बताया है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा जो विभाजन किया इन्होंने, वो किया है इन्होंने पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं। ठीक है, और भक्ति काल जो है उसका टाइम इन्होंने बताया 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। ठीक है, और इसको अगर हम संवत में देखें तो 1375 से 1700। ठीक है, तो ये इन्होंने भक्ति काल का टाइम बताया है। और तीसरा जो इन्होंने विभाजन किया वो था उत्तर मध्यकाल, यानी कि इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया। एक था पूर्व मध्यकाल और दूसरा था उत्तर मध्यकाल। और उत्तर मध्यकाल का नाम इन्होंने रीतिकाल रखा और पूर्व मध्यकाल का नाम इन्होंने भक्ति काल भी रखा। रीतिकाल का जो टाइम था वो 1643 से लेके 1843 ईस्वी तक था। और संवत की अगर हम बात करें तो 1700 से 1900 तक का, ठीक है, इसका टाइम था। चौथा जो बंटवारा है वो इन्होंने बताया आधुनिक काल। ठीक है, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल भी कहा, क्योंकि इसमें इस काल के अंदर गद्य की खूब रचनाएं हुई। और इसका जो टाइम बताया है इन्होंने वो 1843 से लेके अब तक जो टाइम चल रहा है वो इन्होंने आधुनिक काल बताया है। और अगर हम संवत में देखें तो 1900 से अब तक। तो ये 4 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया है, जो कि हम आगे इसी को हम पढ़ने वाले हैं। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा है, और वो इसलिए कहा क्योंकि विधा की दृष्टि से उसमें गद्य की प्रमुखता है। यानी कि जो आधुनिक काल में ज्यादातर जो चीजें लिखी गई साहित्य में वो गद्य की विधा में लिखी गई। और इस प्रकार का विभाजन इन कालों की रचनाओं की विशेष बहुप्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार ही किया गया है। ठीक है, और परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी काल में अन्य प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई और रचना होती ही नहीं थी किसी काल में, ये गलत है। और इसमें क्या है कि उदाहरण के लिए भक्ति काल अथवा रीति काल में भक्ति तथा रीति संबंधी रचनाओं के अलावा या अतिरिक्त वीर रस के भी अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि भक्ति काल का मतलब है तो सिर्फ उसमें भक्ति की कविताएं आपको मिलेंगी, रीति काल का मतलब है तो सिर्फ उसमें रीति की कविताएं आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं था। भक्ति काल और रीति काल के अंदर आपको वीर रस के भी बहुत सारे काव्य देखने को मिलेंगे, जिनमें वीर गाथा काल
अथवा आदिकाल के रचनाओं की तरह ही यानी कि भांति वीरों का गायन किया गया है। यानी कि आपको ऐसी रचनाएं भी देखने को मिलेंगी भक्ति काल और रीति काल में, जहां पे आपको वीर रस से भरी कविताएं देखने को मिलेंगी जिसमें वीरों का गायन किया जाता था। अगर हम नामकरण की बात करें इसका, ठीक है, इसकी अगर हम नामकरण की बात करें तो किसी साहित्यिक युग का नामकरण उनकी मुख्य विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। देखो कोई भी युग है, साहित्यिक युग है, चाहे वो भक्ति काल हो, रीति काल हो, आदि काल हो, आधुनिक काल हो, उसका जो नाम रखा जाता है उसकी विशेषताओं के आधार पर ही रखा जाता है, ऐसे ही कोई नाम नहीं रख देता। और इस बारे में विचार करने वालों में यानी कि इसके नामकरण के बारे में किस किसने अपने विचार दिए, उसमें सबसे पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, उसके बाद है राहुल सांकृत्यायन जी, और उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इन लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि क्या किस टाइम का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। किसी ने आदिकाल को क्या बताया, किसी ने मध्यकाल को भक्ति काल भी बताया, रीति काल भी बताया, आधुनिक काल भी बताया, गद्य काल भी बताया। तो ये इन लोगों ने ही अपने अपने विचार जो है पेश करे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीर गाथा काल किया, ठीक है। और अगर हम आदिकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आदिकाल का नामकरण इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल बोला। और शुक्ल जी ने यहाँ पे निम्नलिखित 12 रचनाओं को आधार मानकर इस काल का नाम वीर गाथा काल रखना उचित समझा। देखो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल का नाम वीर गाथा काल इसलिए रखा क्योंकि उनके पास सबूत था, और उन्होंने सबूत के अगर हम देखें तो आधार पर उन्होंने इसका नाम रखा। और वह सबूत क्या था, 12 रचनाएं मिलती हैं उस टाइम की, जिसमें से पहली है विजयपाल रासो, दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्ति लता, चौथी है कीर्ति पताका, पांचवी है खुमान रासो, छठी है विसल देव रासो, सातवीं है पृथ्वीराज रासो, आठवीं है जय चंद्र प्रकाश, नौवीं है जय मयंक जस चंद्रिका, दसवीं है परमाल रासो, 11वीं है खुसरो की पहेलियां, और 12वीं है विद्यापति की पदावली। अब ये 12 रचनाएं उन्होंने आधार लेकर इस आदि काल को वीर गाथा काल बोला। अब इसका क्या कारण था, इन 12 रचनाओं में उनको ऐसा क्या दिखा, उनको उन्होंने ऐसा लिखा कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। उन्होंने बताया यही सबूत है हमारे पास में। और इनमें से उन्होंने कहा कि तीन यानी कि इनमें से 3 रचनाएं, जिसमें से पहली है विद्यापति पदावली, दूसरी है खुसरो की पहेलियां, और तीसरी है बिसल देव रासो, अगर हम इनको हटा दें तो बाकी सभी ग्रंथ जो बचते हैं वो वीर गाथात्मक है, यानी कि वीर गाथा का उसमें वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर खुसरो की पहेली, विद्यापति की पदावली, ठीक है, और बिसल देव रासो, इसको हटा दें तो बाकी जितनी भी रचनाएं जो यहाँ पे बची वो सभी की सभी वीर गाथा, और इसमें वीरों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल भी कहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसके नामकरण का क्या कारण था। और श्री राहुल सांकृत्यायन जी ने इस काल को अपभ्रंश और हिंदी के इस युग को सिद्ध सामंत युग बोला, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, सिद्ध सामंत युग। ये चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती हैं आपसे कि किसने आदिकाल को क्या कहा था। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने इस आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा या युग कहा क्योंकि इस काल में सिद्धों के साहित्य की प्रधानता है, सिद्धों का साहित्य बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और सामंत शब्द चारण कवियों की एक स्तुतिकरण रचनाओं के प्रेरणा स्रोत की ओर संकेत करता है। चारण जो कवि होते थे, ठीक है, उनके एक स्तुतिकरण रचनाओं के प्रेरणा स्रोत की ओर यहाँ पे वो इशारा करता है या संकेत करता है। अगर हम यहाँ पे आदिकाल की परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर टिप्पणी करो, आपको बताना होगा कि आदिकाल का जो टाइम था उसमें राजनीतिक वातावरण कैसा था, ठीक है। तो उत्तर भारत में यहाँ पे हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद विघटित हो गया। देखो जो हर्षवर्धन राजा थे, जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो उनका विशाल जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया, विघटित हो गया। उसके बाद क्या हुआ, राजपूतों का उदय हुआ और अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, और जो हमेशा युद्ध वगैरह में लगे रहते थे, संघर्ष में लगे रहते थे, हर कोई अपनी शक्ति जो है मतलब बढ़ाना चाहता था। और क्या हुआ इसमें, 1200 ईस्वी तक राजनीति का केंद्र कान्या कुब्ज प्रदेश रहा, ठीक है। कान्या कुब्ज नाम की जगह है, वो मेन मतलब सेंटर था राजनीति का 1200 ईस्वी में। और 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, और 1193 में
पृथ्वीराज की पराजय के बाद, यानी कि जब पृथ्वीराज हार गए तो उसके बाद आक्रांताओं के लिए भारत का द्वार खुल गया, यानी कि जो आक्रमणकर्ता थे या जो बाहर से आने वाले लोग थे उनका रास्ता साफ हो गया जब पृथ्वीराज जी हार गए। और 1194 में कन्नौज का केंद्र टूट गया। 1206 तक बंगाल सहित उत्तर भारत में एक नई विदेशी शासन की स्थापना हो गई। तो ये कुछ राजनीतिक परिस्थितियां थी जो कि आपको याद रखनी है। और पृथ्वीराज जब हार गए थे तो उसके बाद गुजरात के स्वाधीन राजाओं ने तब तक साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण स्वयं गुजरात भी पराधीन नहीं हो गया। यानी कि जो गुजरात के जो राजा थे उन्होंने साहित्य और संस्कृति को तब तक बचा के रखा जब तक अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे आक्रमण नहीं किया था। और उसके आक्रमण के बाद गुजरात खुद किसी और के अधीन हो गया था, इसलिए फिर वो उसके ज्यादा बाद तक संरक्षण नहीं कर पाए। अगर हम धार्मिक परिस्थितियों की बात करें, धर्म का माहौल कैसा था आदिकाल के अंदर, तो मुसलमानों के प्रवेश से क्या हुआ कि पूर्वी जो हिंदी प्रदेश था वहां पे बौद्ध और हिंदी विचारधारा में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, ये दोनों आपस में इनका टकराव बना रहता था। और काशी हिंदुओं का और नालंदा बौद्धों का मुख्य केंद्र था। ठीक है, जो काशी जगह है आपको पता होगा वो हिंदुओं की मेन जगह थी, और जो नालंदा है वो बौद्ध धर्म के लोगों की मतलब मेन जगह थी, मुख्य केंद्र था। और हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग से सिद्ध साहित्य हमें मिलता है, यानी कि जो हिंदी भाषी प्रदेश थे पूर्वी भाग अगर हम बात करें तो वहां पे आपको सिद्धों का साहित्य देखने को मिलेगा। और शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव समाप्त होने लगा था। हिंदुओं में भी शैव शाक्त और वैष्णव में संघर्ष होते रहते थे। राजपूतों द्वारा शैव और शाक्त मतों को अधिक प्रश्रय मिला, यानी कि राजपूतों ने ज्यादा से ज्यादा मदद किनकी की, शैव और जो शाक्त जो थे संप्रदाय और जो मत थे इनका उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और अगर देखें तो वैष्णव आचार्यों का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर उन्मुख हो रहा था, यानी कि बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे जो वैष्णव आचार्य थे। और निम्बार्क मध्य तथा रामानंद का जो रामानंद का प्रभाव था वो वैष्णव भक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रामानंद का प्रभाव बहुत ज्यादा था इसमें। और पौराणिक धर्म और अवतारवाद की धारणाओं ने इस समय हिंदू विचारधारा को पर्याप्त प्रभावित किया। ठीक है, और मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सूफी साधक और फकीर भी आए। जब मुस्लिम आक्रमणकर्ता दूसरे विदेशों मतलब विदेशों से जब वो भारत में आए तो उनके साथ सूफी साधक भी आए, कुछ फकीर लोग भी आए। और कश्मीर और अवध का जो इलाका था वहां पे इनके केंद्र फिर स्थापित होने लगे। ठीक है, और अगर हम सामाजिक परिस्थितियों की बात करें आदिकाल के अंदर तो वर्ण व्यवस्था नाम मात्र की रह गई, और क्योंकि नई नई जातियों का उद्भव हुआ। आपने क्लास 12th में वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी। ठीक है, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो सिर्फ नाम की रह गई थी। हिंदू समाज के पुराने संगठन का ढांचा बदल गया था, और ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही नहीं वैश्य और शूद्रों के भी भेद बन गए थे। और ब्राह्मणों की बहुत सारी जातियां आ गई थी, जिस तरीके से जो क्षत्रिय थे उनकी भी बहुत सारी जातियां हो गई थी। ठीक है, और इस जाति भेद ने खान पान और वैवाहिक संबंधों में नई नई मान्यताओं का समावेश कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे जाति भेद बढ़ने लगा था, छुआछूत को प्रश्रय मिला, और राजपूत जाति जो है वो पहली पंक्ति में आ गई, छुआछूत बढ़ने लगा धीरे धीरे। और तांत्रिक, योगी, महायान, बौद्ध और हिंदू समाज की निम्न जाति सामूहिक रूप से मुसलमान बन गई। ठीक है, ऐसा होने लगा क्योंकि बाहरी जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो मुस्लिम थे उस टाइम पे। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों पर मतलब आप चर्चा कीजिए, या आदिकालीन जो हिंदी साहित्य था उसकी विशेषता बताओ। ठीक है, तो इसमें आदिकालीन साहित्य में देखो एक तो सामंतों और आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया है, क्योंकि ज्यादातर कवि जो थे वो चारण कवि होते थे, जो किसी राजा के दरबार में रहा करते थे, दरबारी कवि होते थे। तो वो ज्यादातर अपने राजा की ही मतलब बढ़ाई करते थे, गुणगान करते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमें आदिकालीन साहित्य मिलता है उसमें जो सामंत होते थे या फिर राजा होते थे या जो आश्रयदाता होते थे उन्हीं का गुणगान किया जाता था। और आदिकालीन साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की जो ज्यादातर रचनाएं आपको मिलेंगी वो अप्रमाणिक है या फिर अर्ध प्रमाणिक है, यानी कि वो प्रमाणिक नहीं है पूरी तरीके से जो भी हमें रचनाएं मिलती है, क्योंकि काफी पुराना टाइम है। और आदिकालीन रचनाओं में ज्यादातर डिंगल पिंगल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना। और आदिकालीन साहित्य में लोक भाषा तथा लोक साहित्य की भी रचना देखने को मिलेगी आपको ग्रामीण स्तर पे भी। और जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं अमीर खुसरो की पहेलियां। ठीक है, ये एक उदाहरण है जो कि आपको लोक भाषा या लोक साहित्य की भी रचना आपको देखने को मिलती है, जिसमें से अमीर खुसरो की पहेलियां इसका एक उदाहरण है।
और इस काल के अंदर 5 भाषाओं की रचनाएं मिलती हैं। देखो आदिकालीन जो टाइम है हिंदी साहित्य का, उसमें 5 भाषाएं मेनली मौजूद थी। पहली है अपभ्रंश, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी है डिंगल, तीसरी है खड़ी बोली, चौथी है ब्रजभाषा और लास्ट है मैथिली। इन्हीं भाषाओं में ज्यादातर रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो भी कविताएं वगैरह मिलती थी। और आदि काल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में युद्धों का वर्णन बहुत ज्यादा होता था। जो रचना आपको मिलेगी ज्यादातर में युद्ध का वर्णन किया गया होता था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये वर्णन इतने सजीव होते थे कि आंखों के सामने युद्धों के चित्र आ जाएंगे। मतलब जो आदिकालीन आपको रचनाएं मिलेंगी युद्धों की, जिसमें युद्धों का वर्णन किया जाता था, वो इतनी मतलब अच्छे तरीके से लिखा जाता था। आपको कविता या रचना पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में पूरी इमेज बन जाएगी कि युद्ध कैसे हो रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।